आजकल एनजीओ और डेवलपमेंट की दुनिया में, बाज़ार में, सरकार की तरफ से भी ज्ञान की बात काफ़ी चलती है और एक तरीके से लोक विद्या की ही बात आप कह सकते हैं चलती है। हालांकि इसके नाम अलग अलग होते हैं, जैसे पीपल्स नॉलेज अंग्रेजी में है या ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इस सब की बात ये सब संस्थाएं, एनजीओ, ये सब लोग कर रहे हैं और इसकी संख्या भी बढ़ रही है। तो इन लोगों की सोच से आपके विचार कैसे अलग हैं लोक विद्या के बारे में? ये बात सही है। हम लोग लोक विद्या की प्रतिष्ठा के कार्य करते हैं। हम लोग लोक विद्या की प्रतिष्ठा के लिए ही अपने संगठनात्मक, वैचारिक और सिद्धांत ये बनाने के सारे कार्य हम लोग लोक विद्या की समाज में कैसे प्रतिष्ठा हो इसके आसपास ही सारे कार्य हैं। लेकिन ये जो कार्य आपने जिनका जिक्र किया है उससे हम लोग इस अर्थ में अलग है। 2-3 तरीके से उसको समझने की कोशिश की जा सकती है। पहली बात तो हम लोग लोक विद्या को एक तरह से कहें कि समाज में जितने भी लोग यूनिवर्सिटी के ज्ञान से दूर खड़े हैं, उनके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं। उस ज्ञान की प्रतिष्ठा की बात करते समय इस बात पर हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि इस ज्ञान के प्रकार के सारी विधाएं अलग हैं। उसको हम यूनिवर्सिटी के ज्ञान के मार्फत समझ नहीं पाएंगे। तो उसके तर्क का प्रकार अलग है, उसके हुनर का तरीका अलग है, उसके मूल्य अलग है। उसको जब कारीगर या किसान बताता है तो उसके अभिव्यक्ति के प्रकार अलग है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम लोग लोक विद्या की प्रतिष्ठा की बात करते हैं तो क्या अर्थ निकलता है, ये जानना शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हम लोगों ने देखा, हम लोग अक्सर किसानों और कारीगरों के बीच में जब संगठनात्मक कार्य करते हैं या लोक विद्या के विषय में बातचीत करते हैं, तो ऐसे लोगों से और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अक्सर साबका पड़ता है कि जो लोग कहते हैं कि आप में और हम में फ़र्क क्या है, हम लोग तो एक ही काम कर रहे हैं। हम लोग भी गाँव में जाकर महिलाओं के पास जो ज्ञान है उसके मार्फत उनके आमदनी के जरिया कैसे बढ़े, उनको रोजगार कैसे मिले, ये कार्य कर रहे हैं। तो ये तो लोक विद्या की प्रतिष्ठा का ही कार्य है। हम लोग इस अर्थ में अलग कार्य करते हैं कि हम लोक विद्या को एक बराबरी के ज्ञान के दर्जे की मांग कर रहे हैं। और बराबरी के ज्ञान के दर्जे का अर्थ है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और इसमें राजनीतिक क्षेत्र में हम इस ज्ञान को बराबरी से देखने का, बराबरी से के स्थान की मांग कर रहे हैं। तो ये एक तरह से एक राजनीतिक चेतना का आधार है लोक विद्या का विचार। लोक विद्या की प्रतिष्ठा का कार्य भी एक राजनीतिक चेतना का विचार है जो बहिष्कृत समाज को एकजुट करके उनको एक बराबरी के स्थान पर ले जाने की बात करता है समाज में। तो सबसे पहला क्लेम ये करते हैं जो एनजीओज वाले कि हम ये लोक विद्या लुप्त हो रही है, तो इसको बचाने का एक कार्य कर रहे हैं और इसलिए उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन का तरीका अपना रहे हैं। जगह जगह जितनी बिखरी है ये लोक विद्याएं, हम लोग व्यवस्थित उसका कैटलॉग बना रहे हैं, कंप्यूटर में उसको सुरक्षित रख रहे हैं वगैरह, ताकि ये खो न जाए। इसके हम एकदम खिलाफ हैं। लोक विद्या की प्रतिष्ठा लोगों के अंदर से या समाज के अंदर से ज्ञान को किसी और जगह पर स्टोर करने की या उसको सुरक्षित रखने के खिलाफ है। हमारा मानना है कि वो विद्या तो जीवित है केवल लोगों के पास रहने से। जैसे ही आप लोगों के पास से उसको हटाएंगे वो विद्या भी मर जाएगी। विद्या मर जाए तो भी चल सकता है एक हद तक, लेकिन वो लोग मर जाएंगे उस विद्या को आप जब उनसे अलग कर लेंगे तो ये तो एकदम लोक विरोधी कार्य है और ये डॉक्यूमेंटेशन का कार्य नहीं होना चाहिए। और लोक विद्या प्रतिष्ठा अभियान का पहली मांग है कि ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं होना चाहिए और इसकी खिलाफत की जानी चाहिए। तो इस अर्थ में हम लोग इनसे थोड़ा अलग पड़ते हैं। दूसरी बात ये भी है कि लोक विद्या का विचार विकास के विचार से का नहीं है, बल्कि एक पूरे के पूरे समाज को बदलने का, एक परिवर्तन की राजनीति को आकार देने का विचार है।
बहिष्कृत समाज के का एक ज्ञानगत विचार है, जो जिसके बल पर वो इस समाज को एक अधिक न्यायपूर्ण और एक बराबरी का समाज बनाने की चेतना करेंगे और उसके अनुसार उसका एक राजनीतिक और सामाजिक विचार गढ़ेंगे। तो ये उसकी बुनियाद है उस विचार की। इस रूप में हम लोग उसको देखते हैं, न कि एक विकास का ये। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जब वो महिलाओं को रोजगार देने की बात करते हैं लोक विद्या के आधार पर, तो वो इसी मार्केट की व्यवस्थाओं में उनको 2 पैसे देने की कोशिश करते हैं। और आपको अगर मतलब कोई अर्थशास्त्री शायद इस पर अधिक स्पष्टता से बता सकते हैं कि जितने भी प्रयास पिछले 10 साल में इस तरह के हुए हैं, उससे कितने लोगों को और कितनी आमदनी हुई है और उनकी मजदूरी का कितना ये हुआ है, तो वो बहुत कम दिखाई देता है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, हमने कारीगरों और महिलाओं के बीच में जो काम किया है वो बढ़ोतरी में मामूली है, बिल्कुल ही नगण्य है। तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप इसी पूंजीवादी समाज के मार्केट में ही उनको कहीं तक भी रख रहे हैं और उनको एक तरह से मार्केट में ला रहे हैं, उनका शोषण किया जा सके। और अभी तक श्रम का शोषण हो रहा था, लोक विद्या आ जाने से उनका एक ज्ञान का शोषण करना भी आसान हो गया है। तो ये एक नए प्रकार का शोषण उनका और बहुत तेजी से हो रहा है इसके तहत। तो लोक विद्या प्रतिष्ठा अभियान इस तरह के ज्ञान के शोषण से का लोक विद्या के शोषण की खिलाफत करता है। तो क्या हम मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे ये जो तमाम एनजीओ वगैरह हैं जो कारीगरों को रोज़गार देते हैं या उनकी बनाई हुई चीज़ों को बाज़ार ढूंढते हैं, तो ये एक तरीके से वैश्वीकरण के चलते और जैसे साइंस का पक्ष कमज़ोर हुआ है और ज्ञानों को प्रतिष्ठा मिल रही है, तो वैश्वीकरण के चलते इस ज्ञान के शोषण का जो बढ़ावा जिसकी आप बात कर रही हैं वो इसी के में फिट बैठ रहे हैं, कहीं भी ये उसी का काम कर रहे हैं, उस ज्ञान के शोषण का ही काम कर रहे हैं एनजीओ जो कारीगरों को बाजार देते हैं या हाँ, हमारी समझ तो यही कहती है कि वो उसी के हिस्से हैं। और इस बात को समाज के बीच में इसलिए खुलकर लाने की ज़रूरत है कि वैश्वीकरण ने एक नया दरवाज़ा खोल दिया है ज्ञान के शोषण का, और उसकी बात को लोक विद्या प्रतिष्ठा अभियान जितनी भरसक हो सकता है वो समाज में लाए इस बात को कि किस तरह से श्रम के साथ इन समाजों का ज्ञान का शोषण भी बढ़ गया है, शुरू हुआ है और ये बहुत घातक सिद्ध होने वाला है। इसमें 2-3 बातें हम लोगों को लगी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम लोगों ने जब काम शुरू किया तो एक सूचना युग का जो सबसे बड़ा परिवर्तन हम लोगों ने नोटिस किया वो ये था, शायद पिछले इसमें आया भी हो कहीं, कि साइंटिफिसिटी से ऑर्गेनाइजेबिलिटी की तरफ आप ज़्यादा बढ़ रहे हैं सूचना युग में, या इंफॉर्मेशन का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये लोक विद्या के शोषण में बहुत साफ दिखाई देता है। आप बार बार मतलब ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे कि किसी कुम्हार को एनजीओ वाले लोग गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे चाक को तुम इस तरह से बना लो तो बड़े पैमाने पर पैदा कर सकते हो, या डिज़ाइन के कुछ नए प्रकार दिए जो ज़्यादा साइंटिफिक समझे जा सकते हैं, या मिट्टी को इस तरह से बना लो, रंगों को इस तरह लगा लो तो ज़्यादा आकर्षक होंगे, मार्केट में ज़्यादा आ सकेंगे। और कुछ कुम्हार उसको अपनाते हैं, कुछ नहीं अपनाते हैं। जो डाटा आता है सामने वो उसमें ज़्यादातर ये मिलता है कि ज़्यादातर कारीगरों ने इसको नहीं अपनाया, कुछ लोगों ने अपनाया। तो एनजीओ वाले लोग शिकायत करते मिलते हैं कि ये लोग तो अपनाना ही नहीं चाहते, ये तो अपने पुराने ढर्रे पर ही रहना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि लोक विद्या के तर्क और मूल्यों से वो हर तकनीक को परखते हैं, जांचते हैं। वो अगर उसको नहीं सही समझते हैं तभी उसको नकारते हैं, वो अनजाने में नहीं नकार रहे हैं, जो हमारे एनजीओ वाले नहीं समझते हैं। तो ये लोक विद्या का प्रकार ही अलग है, इसको समझना जरूरी है। ये लोक विद्या एक व्यवस्थित और बहुत ही जिसको कहते हैं कि प्रकृति के साथ लय में चलने वाली एक प्रौद्योगिकी है उनके पास, यह ज्ञान का प्रकार है, उसके मूल्य हैं उस तरह के, वो बिना जांचे परखे इस चीज़ को नहीं लेते हैं। तो ये एक व्यवस्थित ज्ञान का प्रकार है, इसकी प्रतिष्ठा का कार्य होना चाहिए। इसी में किसान कारीगर समाज के उद्धार का रास्ता भी है।